हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 कोशिका, जिसे हम लोग जीवन की मौलिक इकाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यानी कोशिका के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में कोशिका से संबंधित जितना भी टॉपिक है सभी को इस वीडियो में ही कवर कर रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इसके साथ साथ मैं इसका MCQ क्वेश्चन और अति लघुतरीय सभी का इसी वीडियो में सॉल्यूशन करूँगा। देखिए आपको PDF का थोड़ा नज़ारा दिखा देते हैं। देखिए मैं कितना अच्छा से PDF इसको बनाया हूँ। ये देखिए आपका PDF देखिए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से पूरा PDF हम बनाए। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। एक एक टॉपिक को समझते हुए हम लोग आगे भी बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे, देखिए क्या है कोशिका, ठीक है। कोशिका का मतलब क्या होता है? कोशिका चैप्टर का नाम ही है कोशिका। कोशिका का मतलब देखिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। ये सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी जिस प्रकार एक दीवार बनता है, आप लोग दीवार जानते होंगे, जिस प्रकार दीवार को बनने में हर एक ईंटा का ज़रूरत होता है, ठीक है, ईंटा का, छोटे छोटे ईंटा का ज़रूरत होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो शरीर है ना, शरीर को बनने के लिए किसका जरूरी होता है? तो कोशिका का जरूरी होता है। इसीलिए कोशिका को क्या कहते हैं? जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। अगर बात किया जाए कि कोशिका का खोज किसने किया, तो आपको बताना है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। जब आपको समय भी पूछे तो बोलिएगा 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्या है कि वास्तव में उन्होंने मृत कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा था। यानी कि रॉबर्ट हुक ने जब 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया तो वह कोशिका था मृत, ठीक है, कोशिका मतलब मरा हुआ था और सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखा था। अगर बात करें कि मृत कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए जीवित कोशिका की खोज ल्यूएनहुक नामक वैज्ञानिक ने किया। यानी कि मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने और जीवित कोशिका का खोज ल्यूएनहुक नामक वैज्ञानिक ने किया। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं कि सजीव को जो है ना, कोशिका के आधार पर सजीव को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो कौन कौन सा है? सबसे पहला भाग जो है आपका उसको बोला जाता है एक कोशिकीय। क्या बोला जाता है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय में क्या होता है? तो जिनमें एक कोशिका सिर्फ पाई जाती है, यानी मतलब वैसे जीव जिनमें सिर्फ एक कोशिका ही पाई जाती है, यानी कोशिकाओं की संख्या 1 होती है, तो उसे कहते हैं एक कोशिकीय, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ले लीजिए अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ठीक है। ये तो एक कोशिकीय का उदाहरण हो गया। अब चलिए हम बहुकोशिकीय के बारे में भी बात करते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव का इसमें क्या होता है? तो जिनमें कोशिकाओं की संख्या बहुत होती है, यानी कि बहुत सारे कोशिका जिसमें होती है, उसी को कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। एग्जाम्पल के लिए कवक, पादप एवं जंतु। तो ये सभी मेरा पॉइंट है, आप लोग समझ गए होंगे कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को बात पढ़ते हैं, यानी इसमें इस चैप्टर में क्या क्या मेरा महत्वपूर्ण बात है, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो सबसे पहले देखिए ल्यूएनहुक ने 1674 में जीवाणु की खोज की, ठीक है। ल्यूएनहुक ने जीवाणु की खोज कब की? तो 1674 ईस्वी में। चलिए अब सेकेंड, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के अंदर केंद्रक का पता लगाया। यानी कोशिका जो है ना, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और केंद्रक का पता किसने लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। चलिए अगला पॉइंट है कि पुरोकंज ने जीवद्रव का नामांकन किया। यानी जीवद्रव, कोशिका के अंदर जो जीवद्रव होता है उसका नामकरण किसने किया? यानी नाम को आधार दिया, यानी
नाम उसका दिया, तो पुरीकंज ने, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, मैक्स शुल्ज ने बताया कि कोशिका जीव द्रव का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। यानी मैक्स शुल्ज जो एक वैज्ञानिक थे, उसी ने बताया कि कोशिका जो है जीव द्रव का एक पिंड है और उसमें एक केंद्रक भी होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, देखिए नेक्स्ट है कि स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक जो है ना, अभी आपको बताया कि कोशिका के बीच में जो होता है केंद्रक होता है, और केंद्रक जो है ना वंशागति में भाग लेता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भाग लेता है। कौन लेता है? तो केंद्रक। और यह बात किसने भी कहा? तो स्ट्रासबर्गर ने कहा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्य के अनुरूप होती है। यानी कि हम इसके बारे में बात करें तो कोशिका के आकार जो है और आकृति उसके कार्य के अनुरूप होती है। यानी कि जो जीव जैसा कार्य करता है और उसी के आकार पर उसका कोशिका होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। यानी कोशिका, किसी भी जीव में कोशिका कितना कोशिका है उसका आकार को देख के हम पता कर सकते हैं। जैसे कि एक पहले आप हाथी ले लीजिए, ठीक है, ये इतना बड़ा हाथी है, और एक चूहा ले लीजिए, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा हाथी है। तो जाहिर सी बात है कि कोशिका जो है हाथी में ज़्यादा होगा और चूहा में क्या होगा? चूहा में बहुत कम होगा कोशिकाओं की संख्या। तो यह बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। यानी कि बात कर लें कि कोशिका जो है सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। चलिए अब अगला पॉइंट है कि अमीबा एक ऐसा जीव है जो अपना आकार बदलते रहता है। यानी अमीबा एक ऐसा जीव है जो हमेशा, ये तो जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव है, लेकिन ये अपने आकार को हमेशा चेंज करते रहता है, कभी इस तरह तो कभी इस तरह। यानी इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कोशिकीय सिद्धांत के बारे में। यानी कोशिका का जो सिद्धांत दिया गया था उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए कोशिका सिद्धांत हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका के बारे में दो व्यक्तियों के बीच जो बात हुई उसी को कहते हैं कोशिका सिद्धांत। तो किन किन दो लोगों के बीच हुई? तो स्लेडेन और स्वान के अनुसार। यानी दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लेडेन और दूसरा था स्वान। तो स्लेडेन एवं स्वान के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका के बने होते हैं। ये मेरा क्या है? कोशिका सिद्धांत है। यानी कोशिका के सिद्धांत में बताया गया था ये सभी बात। अगला बात है कि बिरचौ ने कहा कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद यानी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। यानी कोई भी नया कोशिका है, इसका जो निर्माण है ना, यानी पहले से जो भी कोशिका है उसी से होता है। ये बात किसने कहा? तो बिरचौ ने कहा 1855 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, देखिए नॉल एवं रस्का ने 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। यानी नॉल एवं रस्का दो वैज्ञानिक थे और 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। चलिए ये तो कोशिका का बात था। अब हम कोशिका के अंदर जितना भी सारा चीज़ है इसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रक और कोशिका द्रव, यानी जितना भी सभी जो है इम्पोर्टेंट सभी को पढ़ते हैं। तो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो कोशिका भित्ति पढ़ेंगे, ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में। चलिए देखते हैं इसको। ये देखिए यहाँ से आपको कोशिका भित्ति के बारे में लेकर चलते हैं आपको। देखिए कोशिका भित्ति पादप कोशिका का क्या है? बाहरी आवरण है। यानी कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाई जाती है, ठीक है। यानी पादप कोशिका का बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है, ठीक है। और यह सेल्यूलोज की बनी होती है। यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसके कारण यह कठोर और निर्जीव होती है।
कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के कारण। ठीक है, और आगे देखिए जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है, यानी कोशिका भित्ति जो है ना जंतु कोशिका में पाया नहीं जाता है। अब हम कोशिका भित्ति के कार्य के बारे में बात करते हैं। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? तो फर्स्ट नंबर इसका कार्य है कि यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है, यानी कोशिका का आकार जो है ना कोशिका भित्ति के द्वारा ही तय किया जाता है। दूसरा कार्य है कि यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करता है, यानी कोशिका भित्ति के अंदर क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है, और कोशिका झिल्ली का रक्षा कौन करता है, तो कोशिका भित्ति करता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला थर्ड नंबर इसका कार्य क्या है कि यह कोशिका को सूखने से बचाता है। ठीक है, कोशिका को सूखने से कौन बचाता है, तो कोशिका भित्ति बचाता है। चलिए अब हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कोशिका भित्ति को हम लोग पढ़ लिए हैं। कोशिका भित्ति क्या होता है, बाहरी आवरण होता है। ठीक है, और उसके अंदर भी होता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, और ये भी बात किए थे कि कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता था। ठीक है, और हम अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला मेरा पॉइंट क्या है कि यह जंतु कोशिका की बाहरी परत है। हम लोग बात किए थे कि पादप कोशिका, तो पादप कोशिका का बाहरी परत कोशिका भित्ति है, लेकिन जंतु कोशिका का बाहरी परत क्या है, कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट मेरा है कि कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थ को ही अंदर बाहर आने देती है, जबकि कुछ को रोक लेती है। इसी कारण इसे चयनात्मक पारगमन झिल्ली भी कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है, चयनात्मक पारगमन झिल्ली, क्योंकि कुछ पदार्थ को ही आने देती है और कुछ को रोक लेती है। इसी कारण इसे हम लोग कहते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चलिए अगला पॉइंट है कि यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कोशिका भित्ति के बारे में, तो कोशिका भित्ति जो है मेरा सेल्यूलोज की बनी होती थी, लेकिन कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। चलिए अब हम कोशिका झिल्ली का भी कार्य देख लेते हैं। तो कोशिका झिल्ली का फर्स्ट नंबर कार्य क्या है कि यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है, मतलब कि कोशिका झिल्ली सीमित झिल्ली का कार्य करती है। और दूसरा कार्य क्या है कि कोशिका का निश्चित आकार बनाने में मदद करता है। कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली करता है। और थर्ड नंबर कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जंतु कोशिका में सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में क्या है, सहायक है, यानी जंतु कोशिका के निर्माण में जो है कोशिका झिल्ली सहायक होता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, यानी कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, जो गाढ़े पदार्थ होता है, उसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। और उन्हीं के बारे में आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर तरल पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत से कोशिकीय अंग होते हैं, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, रसधानी, लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मतलब कि यही सब का क्या है, उदाहरण है। यानी कोशिका जो द्रव्य में पाया जाने वाला जो है ना, यही सब है। लाइसोसोम, रसधानी को हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सभी। तो सबको हम एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे। अब चलिए अंतर प्रद्रव्य जालिका। अंतर प्रद्रव्य जालिका के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। चलिए ये देखिए अंतर प्रद्रव्य जालिका क्या है। देखिए यह कोशिका के अंदर जो है ना, यानी अंतर प्रद्रव्य जालिका कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त नलिका का एक क्या है, तंत्र है। झिल्ली युक्त नलिका का यह एक तंत्र है, और यह दो प्रकार की होती है। यानी अंतर प्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, पहला चिकनी और दूसरा होता है खुदरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि खुदरी अंतर प्रद्रव्य जालिका की सतह पर राइबोसोम होने के कारण इसे खुदरी कहते हैं। यानी खुदरी के सतह पर क्या होता है, राइबोसोम होता है, और राइबोसोम के कारण ही इसे खुदरी कहते हैं। और यह प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। राइबोसोम क्या करता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है चिकनी जो अंतर प्रद्रव्य जालिका है, वसा और लिपिड का क्या करते हैं, निर्माण। चिकनी अंतर प्रद्रव्य जालिका वसा और लिपिड का निर्माण का कार्य करती है। चलिए हम लोग अंतर प्रद्रव्य जालिका को पढ़ लिए कि अंतर प्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है,
एक होता है चिकनी और दूसरा होता है खुदरी। और यह एक नलिका का एक छोटा छोटा तंत्र है, ठीक है। और अब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम एक ऐसे कण है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में ही दिखाई देते हैं। यानी कि राइबोसोम ऐसे कण है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देते हैं। अगर हम इसे नंगी आंखों से देखें तो हम इसको देख नहीं पाएंगे, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है कि ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं उसे पॉलीसोम कहते हैं। यानी राइबोसोम जो है ना, जो गुच्छों में मिल जाए तो इसका नाम जो रखा गया है पॉलीसोम कहा गया है, ठीक है। ये ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिले, राइबोसोम का समूह को क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला पार्ट है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण को भी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। गोल्जी उपकरण, तो गोल्जी उपकरण क्या है? देखिए गोल्जी उपकरण, तो इस अंग की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया। कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही गोल्जी उपकरण नाम दिया गया है, ठीक है। देखिए कैमिलो गोल्जी ने किसका खोज किया? तो गोल्जी उपकरण, यानी गोल्जी बॉडी अंग्रेजी में इसे बोला जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि यह झिल्ली युक्त छोटी छोटी पुटिका का एक तंत्र है। यह झिल्ली युक्त छोटी छोटी क्या है? पुटिका का एक तंत्र है, यानी सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कि अंतरप्रद्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ, यानी जो अंतरप्रद्रव्य जालिका में जो पदार्थ बनता है गोल्जी उपकरण में पैक किया जाता है, ठीक है। यानी गोल्जी उपकरण में उसको पैक करके उन्हें कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। चलिए गोल्जी उपकरण को समझने के बाद गोल्जी उपकरण के काम क्या है, यानी कोशिका के अंदर उसका कार्य क्या है, उसको हम समझते हैं। देखिए कोशिका के अंदर इसका फर्स्ट कार्य है कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक, यानी कोशिका का श्रवण अंगक, यानी जिससे पदार्थ आता जाता है, ठीक है। यह पहला मुख्य श्रवण अंगक है कोशिका का। और दूसरा है लाइसोसोम एवं पैराक्सीसोम के निर्माण में सहायता करना, यानी मदद करना। तीसरा होगा पादप कोशिका विभाजन के समय प्लेट बनाने में सहायक है, यानी पादप कोशिका जब विभाजन होती है तो प्लेट्स बनाने में, कोशिका प्लेट्स बनाने में सहायक होता है गोल्जी उपकरण। चलिए अब हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये सब अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन राइबोसोम अंतरप्रद्रव्य जालिका पढ़ चुके हैं। तो अब हम लाइसोसोम को देखते हैं। लाइसोसोम देखिए 1958 में क्रिश्चियन डिडवे ने सबसे पहले लाइसोसोम को दिखा था, यानी लाइसोसोम का खोज किसने किया? तो क्रिश्चियन डिडवे 1958 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या बनता है? तो नेक्स्ट पॉइंट इसका बनता है मेरा कि इसका आकार बहुत छोटा और थैला जैसा होता है, ठीक है। इसका लाइसोसोम का जो आकार है छोटा होता है और थैले के जैसा होता है इसका आकार। चलिए अगला पॉइंट, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आत्मघाती का थैली किसे कहा जाता है? तो बोलना है आपको आंसर में लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट इसका कार्य को हम लोग देख लेते हैं। इसका कार्य क्या है? लाइसोसोम का आखिर कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य सबसे पहला इसका कार्य है, देखिए फर्स्ट कार्य कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों का पाचन करना, ठीक है। यानी कोशिका में जो भी कण बड़ा जो कण पहुंच जाता है उसका पाचन करना लाइसोसोम का कार्य है। और सेकेंड है जीवाणु एवं वायरस से सुरक्षा करना, यानी कोशिका में जीवाणु और वायरस होता है उसका सुरक्षा कौन करता है? तो लाइसोसोम। और थर्ड कार्य कोशिका को साफ करके रखना। थर्ड कार्य क्या है? कोशिका को साफ करके रखना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एक उपकरण है, यानी गोल्जी बॉडी वाला। ये जो कोशिका द्रव में जो पाए जाने वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, यानी कोशिका का बिजली घर, यानी कोशिका यानी ऊर्जा का जो निर्माण होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसी कारण जो है इसे कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए एवं राइबोसोम भी पाए जाते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है
और राइबोसोम पाया जाता है। ये दो चीज जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और तीसरा है कि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा को संश्लेषित करता है। और एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए, और यह जंतु में जो है ना 10,000 से भी ज़्यादा पाया जाता है। जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितना होता है? तो 10,000 से भी ज़्यादा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मेरा है लवक। लवक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, लवक केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, यानी लवक एक कोशिका का एक ऐसा कोशिकांग है जो सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। लवक जो है ना, लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और लवक जो है 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है हरित लवक जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। चलिए देखिए, जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यानी जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? रंगहीन, यानी इसका कोई रंग नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट का रंग होता है रंगीन, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट का कोई रंग नहीं। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य स्टार्च, तेल एवं प्रोटीन का क्या करना? संश्लेषण करना, यानी संग्रह करना। लवक में भी डीएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है। और इससे पहले लवक के छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम होता था, लेकिन लवक और राइबोसोम दोनों में अब क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट मेरा है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोप्लास्ट फूल में रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? फूल में रंग देता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रसधानी। चलिए रसधानी के बारे में लोग पढ़ लेते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, रसधानी मुख्य रूप से जल होता है। रसधानी में क्या होता है? मुख्य रूप से उसमें जल होता है, और साथ ही इसमें क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है, शर्करा होता है, और कार्बनिक अम्ल एवं प्रोटीन भी होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? देखिए, रसधानी एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। चलिए अब रसधानी के कार्य क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, रसधानी का सबसे पहला कार्य है कि जंतु कोशिका में जन संतुलन का कार्य, रसधानी का पहला कार्य। दूसरा है कि पादप कोशिका में कठोरता प्रदान करना। ये सब क्या है? रसधानी का ही कार्य है। और तीसरा क्या है? कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों का कोशिका द्रव्य से क्या करना? अलग करके हटाना। ये सब है रसधानी का ही कार्य। चलिए अब दूसरा देखते हैं, केंद्रक। यह भी कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, केंद्रक। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए बेताब थे। देखिए, केंद्रक कोशिका के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण करता है। केंद्रक क्या करता है? तो केंद्रक कोशिका के संपूर्ण कार्यों का नियंत्रण करता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यानी केंद्रक के जो चारों ओर एक झिल्ली होती है उसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई पड़ते हैं। देखिए केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय दिखाई पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कि क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है और डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं।
चलिए अगला देखिए, जीन को आनुवांशिक इकाई भी कहा जाता है। जीन को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक इकाई, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण ले जाता है उसे कहते हैं आनुवांशिक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेरा है केंद्रिका, यानी केंद्रक के जो छिद्र होता है केंद्रिका में। देखिए इस केंद्रिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? केंद्रिका। चलिए, केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, केंद्रिका में किसका संश्लेषण होता है? तो आरएनए का। चलिए देखिए, कोशिका विभाजन में इसका विशेष महत्व है, यानी कोशिका के विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व है। चलिए अब दो टॉपिक को और पढ़ेंगे, विसरण और परासरण, उसके बाद मेरा यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं। देखिए विसरण क्या है? विसरण, देखिए विसरण के बारे में हम लोग समझेंगे, उसके बाद परासरण, उसके बाद मेरा ये चैप्टर फुल समाप्त। देखिए विसरण, किसी भी पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर होने वाली गति को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि जब हम परफ्यूम जो लगाते हैं परफ्यूम, तब उस वक्त हम लोग देखते हैं कि अधिक सांद्रता है, यानी जो आदमी लगाता है उसके साथ, यानी उसके मतलब वहीं से जो है जो आदमी नहीं लगाता है उसके पास पहुंचता है। ठीक है, यानी जिसके पास अधिक है इसका सांद्रता, यानी बहुत ही ज़्यादा उसका जो महक है उसके जो है उससे होकर जाता है जिसके पास नहीं लगाता है। ठीक है, यानी अधिक से क्या जाता है? कम में। तो इस प्रकार के जो अणुओं की गति होती है उसी को हम लोग कहते हैं विसरण। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब परासरण को देख लेते हैं। परासरण के बारे में देखें तो परासरण क्या है? तो परासरण देखिए कुछ नहीं है, बस बहुत ही सिंपल है। देखिए परासरण, तो परासरण देखिए परासरण मेरा क्या है? जल या विलायक का चयन पारेरम झिल्ली द्वारा होने वाला विसरण क्या कहलाता है? परासरण। जल या विलायक का चयनात्मक पारगरम झिल्ली द्वारा होने वाला गति परासरण कहलाता है। चलिए परासरण को समझ लेने के बाद प्रोकैरियोटिक्स एवं यूकैरियोटिक्स कोशिका के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में समझ लेते हैं तो इस चैप्टर मेरा समाप्त हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स क्या है? देखिए प्रोकैरियोटिक्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो यह आद्य कोशिका है, इसका आकार 1 से 10 म्यू का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? यह विकसित कोशिका है। प्रोकैरियोटिक विकसित कोशिका नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक्स विकसित कोशिका है। इसका आकार जो है बड़ा होता है, 5 से 100 MU तक होता है। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक्स में देखिए प्रोकैरियोटिक्स में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक्स में वास्तविक केंद्रक उपस्थित। थर्ड पॉइंट है, केवल जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक्स, लेकिन यूकैरियोटिक्स सभी पादपों और जंतु में मौजूद होता है। चौथा पॉइंट मेरा है केंद्रिका नहीं पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक्स कोशिका में केंद्रिका नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक्स कोशिका में केंद्रिका पाया जाता है। पांचवा पॉइंट है कि केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक्स में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक्स में अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। छठा पॉइंट है गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया अंतःपरजालिका नहीं पाया जाता है, ये सभी प्रोकैरियोटिक्स कोशिका में नहीं होता है, जबकि ये सभी जो है ना यूकैरियोटिक्स कोशिका में मौजूद रहता है। चलिए सातवां पॉइंट मेरा क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाया जाता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक्स में भी पाया जाता है। चलिए लास्ट पॉइंट है मेरा कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन माइटोसिस एवं मियोसिस द्वारा होता है। तो यह मेरा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो को भी हम लोग अंत करेंगे।
और आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत ही मेहनत करके मैं आपके लिए PDF बनाया हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का भी उत्तर कर लूँगा, और अति लघु उत्तरीय करने के बाद लघु उत्तरीय, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय। ठीक इसी प्रकार मेरा चलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझाने में मैं कारगर रहा हूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।